अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कोई बेहद खतरनाक और बहुत ही घातक लौट रहा है। कौन लौट रहा है? कोरोना। और इस बार ये पहले से कहीं ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। लेकिन अभी तक भारत में इसकी एंट्री के बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो कुछ भी हो रहा है, और विशेष तौर पर चीन में, वो बेहद ही खौफनाक और डराने वाला है। मकसद आपको जागरूक करना है, मकसद आपको अवेयर करना है, ताकि हम अपने पूर्व में हुए ख़राब अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार अगर कोरोना का आक्रमण भारत में होता है, कोरोना का प्रकोप भारत में फैलता है, तो हम एक समाज के तौर पर, हम एक सरकार के रूप में इससे कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज इस बार हमारे समक्ष अगले 90 दिनों में विद्यमान होने वाला है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, चीन के जो कुछ भी हालात हैं आप सब सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। उसमें सिर्फ इतनी बात बताने की आवश्यकता है कि चीन में स्थिति बेकाबू है। चीन की राजधानी बीजिंग भूतिया शहर में तब्दील हो गया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आपको डराना नहीं चाहता, आपको सिर्फ अवेयर करना चाहता हूं कि एक बड़ा खतरा दुनिया भर के कई बड़े मुल्कों की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उस खतरे का नाम है कोरोना वायरस, और उसका नया संस्करण पहले से कहीं ज़्यादा घातक, खतरनाक, और ये लगातार म्यूटेट हो रहा है और लगातार बहुत तेज़ी से संक्रमण को फैला रहा है। चीन के हालात बेहद ख़राब हैं। ज़ीरो कोविड नियंत्रण पॉलिसी चीन में फेल हो चुकी है, और चीन के अधिकांश शहरों में कोविड का ज़बरदस्त प्रकोप है। दवाएं खत्म है, मॉर्चरी में लाशों का ढेर है, अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकार वहां पर डेटा छिपा रही है। चीन में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ चीन की समस्या नहीं बहनों भाइयों, वो वैश्विक समस्या बनती है, क्योंकि चीन का व्यापार दुनिया भर के सभी मुल्कों के साथ है। और ये वायरस बहुत तेज़ी से अमेरिका में फैल चुका है, ब्राज़ील में फैल चुका है, दक्षिण कोरिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अमेरिका में भी ये पहुँच चुका है। एक देश के रूप में भारत का चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार है, और बहुत मुक्त व्यापार है भारत के साथ चीन का, और आवाजाही भी बहुत अधिक है। भारत के लिए आने वाले 90 दिनों में एक बड़ा खतरा कोविड के रूप में सामने आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, डेटा वैज्ञानिकों का विश्लेषण है कि 90 दिनों के भीतर ये भारत में भी इसका असर दिखाई देगा व्यापक रूप से, अगर हमने तैयारी नहीं की तो। क्या हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या कोविड के नए संस्करण के हमले के लिए हम तैयार हैं? पास्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस था, क्या वो उससे हमने कुछ सबक लिया है और हमने अपनी तैयारियों के स्तर को बढ़ाया है, या सिर्फ हम टीकाकरण कराकर खुद को ये संतुष्ट किए ले रहे हैं कि ये हम पर असर नहीं करेगा? लेकिन मत भूलिए कि अमेरिका में तमाम लोगों ने, ब्राज़ील और दक्षिण कोरिया जैसे उन्नत मुल्कों में अधिकांश आबादी टीकाकरण होने के बावजूद ये संक्रमण कोविड का बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोविड का पूरा नाम है कोविड-19, और अब हम चल रहे हैं 2023 की तरफ बढ़ चुके हैं कुछ दिनों के बाद। यानी 4 साल से ज़्यादा का वक्त से ये वायरस पूरे दुनिया भर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। मैं 1.5 साल बाद आज कोविड पर डिबेट कर रहा हूँ। यह अत्यधिक चिंता का विषय है बहनों भाइयों, कि हमें राष्ट्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, नागरिक के रूप में भी अपनी पूर्व की हुई गलतियों से सबक लेना ही चाहिए। हमें सरकार को भी सबक लेना ही चाहिए। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि कोरोना वायरस की गिरफ्त में, उसके चंगुल में, उसके खतरनाक शिकंजे का शिकार हम फिर से हो जाएं। यह डिबेट जागरूकता के मकसद से है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है वो अभी से देख लीजिए, अभी से चुनौतियों का सामना कर लीजिए, अभी से अपनी तैयारियों का स्तर सुधार लीजिए, अभी से अपने संसाधनों से लैस हो जाइए, और कोशिश करिए कि ये वायरस का प्रकोप भारत में न फैलने पाए। क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अगले 60 दिनों के भीतर चीन में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित होंगे, और ये आंकड़ा बताता है कि 5 से 10 लाख लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। लेकिन सरकार कहती है सिर्फ 5,000 मरे हैं। ये संक्रमण आखिर है क्या? जब वुहान से निकला था तब भी चाइना जिम्मेदार था, और आज जब ये दोबारा से तीसरी बार अटैक कर रहा है, तब भी ये चीन से निकला हुआ है। सर्वाधिक प्रकोप चीन की राजधानी बीजिंग में है, जहाँ पर लाशें बिछ गई हैं। मुर्दा घरों में जगह नहीं है लोगों के लाशों को रखने के लिए, अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। तो क्या हमने तैयारी कर ली है? आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हेल्थ सेक्रेटरी ने एक परिपत्र जारी किया है राज्यों के लिए, और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टीकाकरण यानी 4T पर एक व्यवस्था को लागू करने का संकल्प दोहराया है। लेकिन
हमने कितनी तैयारी की है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब तक हमारी तैयारी नहीं पूरी होगी, सरकार की और सोसाइटी की, तब तक हम इतनी खतरनाक बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। ना सोसाइटी लड़ पाएगी और ना गवर्नमेंट, क्योंकि इस बार ये जो वायरस का नया संस्करण है, अभी हालांकि उसका आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, कहीं BF7 कहा जा रहा है, कहीं कुछ और नाम दिए जा रहे हैं, कहीं ओमिक्रॉन के नए संस्करण के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अभी WHO ने इसको आधिकारिक तौर पर इसका कोई नाम नहीं रखा है, तो हम इसे कोरोना का नया संस्करण कह सकते हैं। ये बेहद खतरनाक है बहनों भाइयों, और ये डेल्टा वाले से ज़्यादा भी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। डेल्टा को स्प्रेड होने में 120 से 125 दिन लगे थे, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महज 90 दिन के भीतर चीन के 80 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में लेने जा रहा है, और बड़ी तादाद में मौतें भी वहां पे हो रही हैं। ये बात सही है कि भारत में टीकाकरण अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक हुआ है। चीन में टीकाकरण की रफ्तार स्लो थी। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी का अडॉप्ट किया था, और अभी 7 दिसंबर को जब उनके यहाँ धरना प्रदर्शन हुए, देश भर में बगावत का माहौल हुआ, उन्होंने मार्केट ओपन कर दिया। नतीजा कोविड की भयानक लहर वहाँ आई हुई है। हमारे यहाँ तो सब खुला हुआ है। क्या हमने एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर क्या वो समुचित इंतजाम किए हैं जहाँ हम कोविड के इस नए संस्करण से निपटने का हमारे पास कोई तरीका हो? मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जागरूक समाज सरकार को जवाबदेह बना सकता है, ताकि हम एक बेहतर तैयारी कोविड के इस नए हमले के लिए कर सकें। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण। मैं चाहता हूं कि गंभीरता से और गौर से सुने आप उसे। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। उत्तर प्रदेश राज्य में सभी चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को हमने कहा है कि कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराएं, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके उनमें सतर्कता बरतें। इसके साथ ही जो विदेशी यात्री हैं, जो बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर और हवाई अड्डों पर यदि कोई विदेश यात्रा करके आए, चाहे अपने देश का नागरिक है या बाहर का नागरिक है, तो उनकी कोविड जाँच अवश्य करें। चाइना, जापान, USA में जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को भारत में सतर्क रहने के लिए पूरी तैयारी करनी है। तो राज्य सरकार से हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते ही हम लोग इसको सभी जनपदों में निर्देश उनको भेजेंगे। सारी वो लैब्स जहाँ पे कोविड टेस्टिंग होती है, चाहे वो शासकीय स्तर पे हो चाहे वो प्राइवेट स्तर पे हो, उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव केस, जो कि वर्तमान में बहुत कम संख्या में है, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा दी जाए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी, समाजवादी पार्टी से अजीज़ खान, और आज 3 बेहतरीन डॉक्टरों का पैनल मैंने आमंत्रित किया है, ताकि हम इस विषय के तकनीकी पहलू को भी समझ पाएं। डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने मशहूर चिकित्सक हैं, जिन्होंने कोविड काल के दौरान बहुत बेहतरीन और नोबल कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी हासिल हुई। आज मैंने उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है। डॉक्टर SNS यादव, फार्मर CMO लखनऊ, मेरे साथ मौजूद हैं। कोविड टाइम डॉक्टर यादव ने भी बहुत मेहनत और बहुत काम किए थे इस दिशा में। और डॉक्टर DK गुप्ता, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं, कोविड समय के हीरो रहे हैं और आज भी कोविड के नियंत्रण को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित हो चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोविड के नए वेरिएंट का बहुत तेज़ी से म्यूटेशन हो रहा है, और चीन के हालात से आप भी वाकिफ़ होंगे। एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में और सरकार के रूप में रूलिंग पार्टी क्या ये बताएगी कि सरकार की तैयारियों का क्या स्तर है? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ज्वलन समस्या और जो एक बड़ी गंभीर तरफ जो इशारा करने वाली बीमारी है, उसको आपने आज टॉपिक चुना है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, और अभी से अगर वो अलर्ट होंगे और क्या कहते हैं, आपकी बात और डॉक्टर्स के पैनल की बात समझेंगे, तो उन्हें इस बीमारी को फैलने से हम काफ़ी रोक सकते हैं। आज के आंकड़े ये हैं कि हमारे पास 98 मरीज कोविड के हैं, और 98.9 रिकवरी रेट है, और पॉजिटिविटी रेट 1.68% है। और हम आपको ये कह सकते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे पास नागरिक हैं, हम उनको 100% पहली डोज दे चुके हैं जी। और डोज जो है, और दूसरी डोज हम 98.1% हम दे चुके हैं। बूस्टर डोज भी 12 करोड़
लोगों को हम दे चुके हैं। टोटल हमने अब तक जो है 39 करोड़ डोज जो है यूपी के अंदर प्रिकॉशन ये सारी दी है सरकार ने, और यह पूरी तरह से मुफ्त दी है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भारत सरकार ने 135 करोड़ से अधिक डोज का इंतजाम किया। यह पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का और उसका विषय बना है। हमारी तैयारी ये है कि हमारे डिप्टी सीएम और जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने ब्रजेश पाठक जी ने सभी सीएमओ, सभी मेडिकल शिक्षा के जो अस्पताल हैं, उन सभी को ये एक अलर्ट मोड पे रख दिया है। कमांड सेंटर और कंट्रोल रूम की स्थापना हो चुकी है और सभी से ये कहा गया है कि आप अपनी सारी व्यवस्थाओं को चौकस करेंगे और बाहर से विदेश से आने वाले हर कोई भी व्यक्ति होगा उसकी जांच होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में उसको भेजा जाएगा, उसका डेटा रखा जाएगा। हमारी तैयारी में हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो वेंटिलेटर की संख्या 2016 में हमारे पास मात्र 428 थी, आज बढ़ के 4102 हो चुकी है। टेस्टिंग क्षमता हमारे पास जो 72 प्रतिदिन थी, आज 2 लाख से अधिक हमारी टेस्टिंग क्षमता है। लैब हमारे पास आज 62 लैब हमारे पास सरकारी है और 91 एक लैब जो है हमारे पास निजी क्षेत्र की है। पीकू बेड जिसको बोलते हैं, जिसको जो बच्चों के उसमें प्रयोग होते हैं, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे। 6700 बेड आज हमारे पास उपलब्ध हैं। आइसोलेशन बेड हमारे पास 15800 और आईसीयू बेड 7748 हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और मेरा इतना विश्वास है कि जन जागरण के माध्यम से हमारे पास पीपीई किट, हमारे पास दस्ताने, हमारे पास मास्क और हम 2 गज की दूरी या जरूरी का नारा लेकर के फिर से जाएंगे जनता के बीच में। और आप जैसा जो जागृत चैनल है और ब्रजेश मिश्रा जैसा एक होनहार जो हमारा जो है क्या कहते हैं, मैं मीडिया के मैं रूप में संपादक के रूप में आपको मैं मानता हूं, आप ये विषय को लगातार उठाते रहे हैं और आगे लगता है आगे भी जन जागरण करेंगे। मुझे लगता है इससे जनता बहुत शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी जी। मैं परिचर्चा को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं। अजीज खान समाजवादी पार्टी यानी अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको काम दिया है जनता ने रूलिंग पार्टी पर नज़र रखने के लिए। आप बताइए कि क्या कोरोना की तैयारी, उस नए वायरस से निपटने के लिए तैयारी सरकार ने पर्याप्त की है? अजीज खान जी। देखिए ब्रजेश भाई, 2-3 बातें हैं और आलोक भाई ये जो कहा ये बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, बहुत ही विद्वान शख्स हैं, लेकिन ये वो बातें नहीं बता रहे हैं और जो कारगर हैं इस मुल्क के लिए। क्योंकि इससे पहले का जो कोरोना का वेव आया, निश्चित तौर पे वो बहुत घातक रहा और वो सरकार की उसमें बड़ी लापरवाही थी। इसमें इस बात को सरकार ने भी माना, ऊपर से कहा नहीं, अंदर से माना। 21 में जो कुछ हुआ उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की थी। इन्होंने सही तरीके से सही समय पे प्रिकॉशन नहीं लिया और वही गलती आज भी ये कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में लगातार कोरोना फैल रहा है बड़े स्तर पे, इनको सबसे पहले तो फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए। और अगर फ्लाइट नहीं बंद कर सकते हैं आप, तो कम से कम जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कम से कम उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करिए। वो आप नहीं करेंगे। आप तो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। यह है आपकी पूरी रणनीति। देखिए, सवाल इस बात का है, आपस में आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं। आप कारगर उपाय ढूंढिए। क्योंकि जिस तरह पिछले कोरोना काल में जिस तरीके से लाशें दफनाई नहीं जा सकी थी, लाशों का ढेर था, अंबार था ब्रजेश भाई, उसको टीन सेट से ढका गया, गंगा में बह गई लाशें। यकीन मानिए वो बहुत भयावह स्थिति रही। और हमारे यहां के मुख्यमंत्री महोदय उस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे। माननीय मोदी जी जो इस देश के राजा हैं साहब, वो 17 दौरा करते रहे पश्चिम बंगाल का, लेकिन यहां के लोग जिस कदर मर रहे थे, जिस तरीके से परेशान थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार ने पर्याप्त तैयारी की है? उसे और भी काम करने की आवश्यकता है? कोई सुझाव है आपके पास? आज मुझे लगता है कि हम लोगों को सजेशन पे रहना चाहिए, आज पॉलिटिकल इश्यूज नहीं रेज करने चाहिए। सर नहीं सर, निश्चित तौर पे सर आज बहुत पॉजिटिव डिबेट होना चाहिए। मेरा 2-3 सुझाव है। पहला सुझाव तो यह है कि जो बाहर से जो फ्लाइट आ रही है, या तो उसको रोक दिया जाए, और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 14 दिन लोगों को क्वारंटीन करें, पहला मैटर। दूसरी बात एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और उस सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया जाए, आपसी राय मशवरा किया जाए कि क्या क्या चीजें बेहतर हैं। जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं, उन कार्यक्रम सर्वदलीय के बजाय अच्छे डॉक्टरों को पैनल बना लो सर, ताकि स्प्रेड ना हो, ताकि अस्पतालों
में क्या पोजीशन है, जी, बहुत ऑक्सीजन की शुक्रिया। क्या स्थिति है, इस पर चर्चा होना जी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आप दोनों को मौका दूंगा, आप फिर अपनी बात रखिएगा। अब मेरे साथ तीन बेहतरीन एक्सपर्ट इस मामले के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, मुझे उनकी ओपिनियन की बहुत आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि उनको बहुत गंभीरता से सुना जाए। सबसे पहले मैं लखनऊ के फार्मर सीएमओ डॉक्टर SNS यादव को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर यादव, एक फिर से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो दुनिया के कई मुल्कों में इतना ख़तरनाक हो गया और विशेष तौर पर चीन के जो हालात हैं हम सब उससे वाकिफ़ हैं। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी तैयारियों के स्तर को और बढ़ाना होगा, या अभी हम सेफ़ हैं, या आने वाले समय में खतरा बड़ा है? देखिए, आप ब्रजेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप शुरू से ही 2020 से ही हम लोग के साथ चैनल पर 2019 से ही बैठ रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर बीमारी पर डिस्कशन किए। तैयारियां ज़बरदस्त होनी चाहिए। हमको सारे प्रिवेंटिव मेजर लेने की इस समय आवश्यकता है। जो 4T की बात हो रही है कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, टीकाकरण, ये अभी इसको तो स्ट्रांग करना है, साथ साथ हम सारे प्रिवेंटिव मेजर पर लें। जैसे कि भीड़ की जगह पर न जाए, पब्लिक को पुनः जागरूक करें। हम जो पहले भी जागरूक किए थे उसको सेंसिटाइज किया जाए कि आप फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करिए, भीड़ भक्कड़ के एरिया में न जाइए, मास्क लगाइए। ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंटिव की है इसको किया जाए। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के जो तरीके, देसी और अन्य तरीके जो हैं, जैसे काढ़ा वगैरह का था, तुलसी वगैरह का, ये सब जितना है, विटामिन डी का अच्छा, ये जो नया वेरिएंट है ना, इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि 80 करोड़ लोग विद इन 60 to 90 डेज चाइना में संक्रमित हो जाएंगे। डेफिनेटली जो BF7 जो आया मतलब हुआ ये है, अभी BF7 ऑफिशियल नाम हुआ है या अभी कैसे? नहीं, अभी तो रख लिया गया नाम तो BF7 ही आ रहा है। ओके। तो BF7 का जो थोड़ा बताइए इस नए वेरिएंट के बारे में। मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। ओके। आइए, बहुत तेजी में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम, बहुत तेजी में फैलता डेल्टा है। से ज़्यादा खतरनाक है? डेल्टा से कई गुना ज़्यादा खतरा। डेल्टा तो 7-8 था, इसका 16-18 जा रहा है मारक क्षमता, दुगुना जा रहा है। तो ये समझिए कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का अपग्रेडेशन हो, इस जो नए वेरिएंट के अगेंस्ट भी वो वैक्सीन काम करे। और टीकाकरण का काम नए वैक्सीन का बना करके, डेवलप करके, जो हमारे वैज्ञानिक जो किए हैं, वो इस वेरिएंट को लेकर के वैक्सीन को बनावें। और सारे प्रिवेंटिव मेजर पर फिलहाल बहुत ही जोर दिया जाए। और पर्दे के पीछे जो हमारे जो लैब हैं, ये सब सारे मेडिकल कॉलेज में हमारे मुश्किल है कि हर साल ही इसका एक नया वेरिएंट आ जाता है। इससे ज़्यादा तो मतलब IR टाइप का कोई वायरस हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही करें, जितने RNA वायरसेस हैं, ये मतलब मैं भी हतप्रभ रह जाता हूँ कई बार जब रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। तो RNA वायरसेस हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं, अपना रंग रूप बदलते रहते हैं। आप जैसे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कई सालों से आई है, तो इसमें जो कंपनी बनाते हैं सनोफी वगैरह, हर साल ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं। उसी तरीके से इस वैक्सीन को भी हर साल नए वेरिएंट। अच्छा, लाइव तमाम लोग जुड़े हैं जो फेसबुक पर सवाल पूछ रहे हैं, ट्विटर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने टीकाकरण लिया, डबल डोज लिया है, इस वाले वेरिएंट पे काम आएगी कि नहीं आएगी? कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये रंग रूप जो बदल रहा है, जो वायरस हमारा जो BF7 के अगेंस्ट, उस समय ये वायरस ही नहीं था, तो हम इसकी वैक्सीन ही नहीं बनाए। तो अब हम इसको भी उसमें इंक्लूड करते हुए नई वैक्सीन बने और फिर से टीकाकरण का अभियान चलाया जाए। हमारे ख्याल से तभी ये संभव है कि हम इस बीमारी से बचेंगे। जी, आपका शुक्रिया। मैं डॉक्टर DK गुप्ता, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और इसके पहले कोविड में हमारे साथ बहुत लंबे वक्त 2019 से हर परिचर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला इस सामाजिक जागरूकता के विषय को लेकर फिर से लौट आया है, जिसकी हम लोग दहशत और जिसका खौफ और जिसकी वजह से पूरे देश ने बहुत नुकसान उठाया, उसकी वापसी बड़ी धमाकेदार तरीके से चाइना में चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में भी जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। आप इस वायरस के इस नए संस्करण के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? दर्शकों के साथ थोड़ा साझा करें इसे। ज्यादा ही किया है, तो हम सब जानते थे कि इसके रूप आते रहेंगे। इसमें कहीं भी हमें शांति रखने की जरूरत नहीं है और कहीं भी मतलब अपने प्रिकॉशंस को, गार्ड्स को लो करने की जरूरत नहीं है। और वही हुआ, फिर दोबारा नया वेरिएंट आ गया। वेरिएंट बीच में आ रहे थे बट इन्फेक्टिव वेरिएंट नहीं आ रहे थे। ये वाला जो वेरिएंट है B7 जो इसकी R0 वैल्यू है वो 10 से 15 है रफली,
जो ओमिक्रॉन था उसका सिर्फ 5,000। डॉक्टर गुप्ता, आपने अपना स्काइप की आवाज म्यूट कर रखी है, उसे अनम्यूट करें पहले प्लीज। जी अनम्यूट तो मैं करें। बता रहा था, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, यस मैं प्लीज कह गो रहा हूँ अहेड। कि हाँ, जो ये B7 है, जो वेरिएंट नया है, तो इसकी जो R0 वैल्यू जिससे इन्फेक्टिविटी या कितनी तेजी से फैलता है वो पता लगता है, वो 10 से 15.8 है। तो जो ओमिक्रॉन था उसकी 5 थी, लगभग उसके 3 गुना तेजी से फैल रहा है। इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, जो किसी को अगर होता है, बीमारी होती है, तो उसके लक्षण बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। खांसी, बुखार, गले में दर्द, थकावट होना, भूख कम लगना, या कुछ लोगों को पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके अतिरिक्त इन सिम्टम्स की बात करें तो अभी करंट जो वायरल चल रहा है हमारे इंडिया में भी, चाहे वो स्वाइन फ्लू चल रहा है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरल चल रहा हो, उसके भी सिम्टम्स सेम है। इनको भी हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, ILI बोलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। अभी पहला केस क्या BF7 जिसका जिक्र अभी डॉक्टर यादव कर रहे थे, अभी अगर हम कोविड की जांच कराते हैं तो उसमें इसको हम पकड़ने की स्थिति में है? हमारे पास लेबोरेटरी में ऐसी क्षमताएं हैं जो इस नए संस्करण को पकड़ें? बिल्कुल, अभी पहला केस पता भी लग गया अभी गुजरात में, अभी जस्ट 2-3 कोई अमेरिका से ट्रेवल करके आया है उसके। जी, NRI लेडी आई है, तो उसको पता लगा। तो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग है, बट इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कि बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज स्ट्रेंथन, ये रेफरल लेबोरेटरी की सुविधा होती है, स्टेट लेवल पे होती है, बड़े शहरों में होती है, तो उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दुनिया से दूसरे मुल्कों में जो रिपोर्ट्स हैं, वो आप उसके बारे में क्या साझा करना चाहते हैं? कैसे हालात हैं चीन वगैरह में, और इससे कैसे निपटा जा रहा है, और ये कितना घातक है नया वेरिएंट? चीन, जापान, कोरिया और ऐसे बहुत सारे विभिन्न देश हैं जिनमें हाहाकार मच गया है। इस समय चीन में हालत ये है कि लगभग अभी बता रहे हैं कि अगले 2 महीने में 90 डेज में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी, और लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों से ज्यादा मृत्यु की संभावना है। वहां पे बेड्स कम हो रहे हैं, नर्सेस नहीं है, स्टाफ नहीं है, जो स्टेडियम है उनको अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत, जर्मनी का हालत खराब हो रहे हैं, जर्मनी में केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी सिर्फ 3400-3500 केस है, उसमें मैक्सिमम केसेस तमिलनाडु, केरला। हमारी तैयारी प्रॉपर है डॉक्टर साहब? आपको लगता है कि हम सिर्फ टीकाकरण पर ध्यान दें या टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पर ध्यान दें? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा हम लोगों ने देखा था, आपको खूब ध्यान है, आपने बड़ा अच्छा सा बिगुल बजाया था जब यूरोप में केसेस बढ़ रहे थे। उस समय हम लोग सब शांत बैठे हुए थे, लास्ट ईयर की बात है। हम लोग को लग रहा था कि हमने जीत ली, हमारी इनेट इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ये जो वेरिएंट अच्छे वो खराब है, हम लोग बड़े अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं। और उसके बाद ओमिक्रॉन आया तो हाहाकार मच गया था। तो 2 महीने के गैप में सब कुछ हुआ था। तो मुझे लगता है अगले 4 से 8 हफ्ते हमारे लिए ठीक नहीं है। 4 हफ्ते बाद केसेस यहाँ भी बढ़ना शुरू हो सकते हैं अगर इसी दर से फैलता रहा। तो इसलिए हमारी जो तैयारी है, अगर उसकी बात करें, डेफिनेटली हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं, हम सब मानते हैं। हमें जितने हॉस्पिटल्स चाहिए, जितने बेड्स चाहिए, जितने वेंटिलेटर्स चाहिए, जितने डॉक्टर्स चाहिए, जितने नर्सेस हैं, वो नहीं है। क्या तैयारियों को हमें रिविजिट कर लेने की जरूरत है, कि हम अपनी तैयारियों को एक बारी प्रॉपरली चेक कर लें? बिल्कुल, पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है इससे लड़ने की। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वैक्सीन, और वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। अगर हम बात करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 220 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, और बूस्टर डोज भी कुछ लोग 28% को लग चुकी है। बट 220 करोड़ जो डोज लगी हैं, उसको लगे हुए 9 महीने 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लोगों की इम्यूनिटी फिर दोबारा बीन ऑफ हो चुकी है, एंटीबॉडी। आप ये सजेस्ट करते हैं कि सबको बूस्टर डोज पे जाना चाहिए? बिल्कुल, सबको बूस्टर डोज में जाना चाहिए, और तुरंत लगवानी चाहिए। और खास करके जो बच्चे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 साल से 12 साल के बच्चे जो हैं, उनको अभी तक प्राइमरी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। उनकी जो वैक्सीन उनकी अप्रूव हो चुकी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव कर दी है, इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दी है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दी है, बट वो रोल आउट नहीं हुई थी फील्ड में किसी कारणों की वजह से। तो मुझे लगता है बच्चे ससेप्टेबल हैं, बच्चे को पहले सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हुए, तो उनको वैक्सीन, प्राइमरी और सेकेंडरी वैक्सीन लगना चाहिए, डोज लगनी चाहिए। और जिनको बूस्टर लगे 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उन सबको बूस्टर डोज लगनी चाहिए। और हमें चौथी सेकंड बूस्टर की बात करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं, ब्राजील है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे 4th सेकंड बूस्टर लग रही है। एक बूस्टर एंड +1, 1 बूस्टर एंड +1 जिसको बूस्टर लगवाए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उनको वो भी +1 पे चला जाए। बिल्कुल। और एक चीज और, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो नया स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए, और जो वैक्सीन बनी है उसको काफी टाइम हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया। और द वन एंड ओनली डॉक्टर सूर्यकांत, हम सब उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। डॉक्टर साहब, ये तो फिर लौट रहा है, अब क्या करें? देखिए ब्रजेश जी, अभी 2 दिन हुए और आपने 23 ऐसे लखनऊ के चिकित्सा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया था जिन्होंने दुनिया में टॉप 2% में अपना स्थान बनाया अपने शोध के द्वारा। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर का शोध जो था वो कोविड पे फोकस था। और आपने कहा भी
कि इनमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, उसमें मेरा नाम भी आपने लिया था, धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आप तो पता नहीं सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। आपने वैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को पहली बार एक ऐसा मंच मुहैया कराया जहां पर उनके काबिलियत को, उनकी एक्सपर्टीज़ को एक रिकग्निशन मिली, और अभी देखिए दोबारा फिर स्थिति आ गई है जब हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात मैं बता दूं, ये जो वायरस है ना, इसको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे आपके पासपोर्ट वीज़ा से तैर रहा है, हमारे आपके पासपोर्ट वीज़ा से फैल रहा है। तो सबसे पहला जो सभी एक्सपर्ट ने दिया है, और मेरे ख्याल से अजीज़ जी ने भी दिया है जो विपक्षी पार्टी के हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वायरस हमारी धरती से नहीं उपजेगा, हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं है उसके लिए, ये वहीं से आएगा जहाँ से आया था। और कहाँ से आया था? जो आज सबसे ज़्यादा सफरन है। चाइना ने क्या किया, पहले जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई और फिर अचानक सब खोल दिया। तो बंधन बंधे हुए थे, एकदम खुले, और आप देखिए मल्टीप्लिकेशन भयानक लहर हो गई, इंटरनेशनल जनरल्स पढ़िए तो मतलब बड़ा डर लगता है। जी, एक्सप्लोजन ऑफ द केसेस हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ द डेथ्स हो गया। तो खैर हमें बचने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एक तो क्या हुआ है कि 2-2.5 साल में हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी हो गई है, नो डाउट। एक तो जानकारी सबको अच्छी है, हम लोगों ने तो चिकित्सकों को जानकारी दी, आपके समाचार चैनल ने तो पब्लिक को भी अच्छी जानकारी दे रखी है। जानकारी सबको है, लेकिन जानकारी का नियम कानून पालन करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर आप जाएं मेरे 1-2 साल के पहले के, आप भारत समाचार के आप यूट्यूब से एक पर्चा आपका बड़ा पॉपुलर हुआ था, और एक चीज़ और निकाले, मैंने 2 चीज़ें बहुत कही थी। जब किसी ने, शायद आप ही ने मुझसे पूछा था कि आप तो कोविड-19 में हर उस शहर में गए जहां कोरोना ज़्यादा हुआ, और आप जो हैं वो केजीएमयू के सेकेंड वेव में कोविड के इंचार्ज भी थे। तो आपने अपना सीक्रेट बताया नहीं, आपको एक बार भी नहीं हुआ। आपने पूछा था, यहाँ लोग 3-3 बार लेट गए, लोगों ने कहा नहीं, आप ही ने पूछा था कि क्या हुआ, थोड़ा शेयर करो ना, लोग जानना चाहते हैं। आज आपने पूछा था कि 3-4 बार तो आपको कोविड हो ही गया था। तो आज मैं फिर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आज 21 दिसंबर 2022 को, कि मानवर मुझे आज तक कोविड नहीं हुआ है, एक बार। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। तो थोड़ा बताओ, हमारे दर्शक बड़े परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं। जी, क्या करें इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए? हाँ, देखिए ऐसा है, पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ सरकार के लिए। सरकार ने पहली चीज़ एडवाइजरी कल जारी कर दी 20 दिसंबर को, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस पर गंभीरता से लिया है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है। अभी आपने सब क्लिपिंग्स दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरकार को कुछ चीज़ें और चीज़ों की ज़रूरत है क्या कि आपने सेकेंड वेव में देखा होगा, परेशानी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में नहीं थी, परेशानी बड़े शहरों में नहीं थी, परेशानी मीडियम शहरों में नहीं थी, लेकिन परेशानी कहाँ आई थी? छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में, CSC PSC जहाँ पर हैं, उनमें परेशानी आई थी। हमें अपनी तैयारी की समीक्षा करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। संजय गांधी PGI KJMU लोहिया को छोड़ दीजिए, हमारी तैयारी हमेशा रहती है, हम ऑलवेज वी आर प्रिपेयर्ड। हमें रात के 2 बजे भी उठा लो तो तैयार हैं। हमें तैयारी करनी है अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, हमें तैयारी करनी है अपने गांव पर, हमें अपने प्रधानों के नेटवर्किंग के माध्यम से उन्हें समझाना है कि भाई अब फिर समय आ गया है कि अपने गांव में इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें। जैसा अभी डॉक्टर यादव साहब ने बताया, 2 चीज़ें सीक्रेट हमने पहले भी बताए थे, फिर मैं सीक्रेट बता देता हूं कि देखिए, आप घर से बाहर निकलें, मान के चलिए कि हमारी मुलाकात हमारे परिचित से न हो, रिश्तेदार से न हो, लेकिन हमारी मुलाकात कोविड से हो सकती है। मान के चलिए, आप मान के चलिए, तो आप क्या करिए, जैसे ही घर से बाहर निकलिए तो जैसे मोटरसाइकिल वाले बाहर हेलमेट लगाते हैं, कार में बैठते ही आप सीट बेल्ट बांध लेते हैं। 2 नियम तो आप करते हैं ना, कि आप 2 पहिए वाहन से हैं तो आप हेलमेट लगाते हैं, और 4 पहिए वाहन से चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। तो तीसरा नियम करिए कि जब आप घर से निकलते हैं और श्रीमती जी आपका पर्स देती हैं, चश्मा देती हैं, रुमाल देती हैं, उनसे कहिए मास्क तो दीजिए, श्रीमती जी मास्क तो दीजिए, ले लीजिए, उनसे नमस्ते करके ले लीजिए। और मास्क जरूर रखिए, कम से कम 3-4-5 मास्क इस जेब में उस जेब में पड़े रहने चाहिए, कोट की जेब में, जैकेट की जेब में, सब में पड़े रहने चाहिए। जैसे ही घर से बाहर निकलें, चश्मा भी लगाइए, मास्क भी लगाइए, तो आप हो गए प्राथमिक रूप से प्रोटेक्टेड। दूसरा करिए कि आप भीड़ भड़ाक से होके आए हैं, कभी लंच में, चाय में, ये सब मास्क निकाला भी है आपने, तो लौट के आइए और स्टीम जरूर लीजिए, भाप 5 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं तो गला नाक सब जल जाएगा। 5 मिनट की स्टीम लीजिए, 5 मिनट की भाप लीजिए, घर से बाहर लौटें। अब तो सर्दी चल रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आसानी से ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्टीम से जैसे ही
स्टीम हमारी भाप बनती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है तो इसमें कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, जितने भी हमारे वायरस आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, बच्चे भी ले लें तो अच्छे हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा ना लें, लेकिन जिनकी उम्र 10-12 साल से ऊपर वो तो ले ही सकते हैं जो स्कूल जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आज है 21 तारीख, 4 दिन बाद है 25 दिसंबर, उसके बाद एक हफ्ते बाद है 1 जनवरी। हमें इसको थोड़ा सा उत्साह को कम करना होगा, नहीं तो ये क्रिसमस और 1 जनवरी नया साल अगर हमने पूरे उत्साह से मना लिया तो हमारा उत्साह वहीं धरा रह जाएगा। कोविड का उत्साह जो है वो बहुत आपका ये सजेशन है कि इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन सरकार, मेरा तो निवेदन है कि कल ही एक एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि 25 दिसंबर घर में मनाएं, 1 जनवरी घर में मनाएं। अगर नहीं करेंगे तो आप देखिए 3 केसेस आपने डिटेक्ट किए हैं, लेकिन हमें लगता है कि इससे 100, 200, 1000 गुना ज्यादा केसेस यानी पहला आप मास्क चाहते हैं, दूसरा रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं, तीसरा स्टीम इनहेलेशन चाहते हैं, और चौथा ट्रेवल बैन, चौथा जो मैंने कहा कि आपके पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा है तो हम सबको क्वारंटीन ना करें, लेकिन कम से कम उनकी ट्रैकिंग तो कर सकते हैं। 5 सूत्र थे, पहले हमने टेस्टिंग की, फिर हमने ट्रैकिंग की, और फिर ट्रीटमेंट दिया, और फिर उसके बाद टीका दिया, और उसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये 5 सूत्र थे जिन्हीं के कारण तो हमने भारत ने कोविड फतह की है। इन 5 को हमें दोबारा लाने की जरूरत है। और सबसे पहला अभी मैं बता दूं, 2020 को आप याद करिए, सबसे पहले हमने थोड़ी सी देरी कर दी थी जो इंटरनेशनल ट्रेवल है उस पर अरेंजमेंट करने की, ये देरी हमें नहीं करनी है, जो थोड़ी सी असुविधा हो गई। आप इंटरनेशनल ट्रेवल पर बैन की बात कर रहे हैं या फिर नहीं, मैं इंटरनेशनल ट्रेवल पे हम पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि उनको देखिए, अच्छे से देखिए, और उनके मोबाइल नंबर और सब उनको ट्रैक करिए, और उनसे कहिए सेल्फ क्वारंटीन हो जाए, अपने घर में भी क्वारंटीन हो जाए। कोई हम क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको 2 हफ्ते तक, बिल्कुल सहमत हूं कि 2 हफ्ते तक अंडर ऑब्जर्वेशन किसी न किसी, चाहे ऐप बना के या ट्रैकिंग और किसी माध्यम से। प्राइमरी अटैक को रोकना है तो इंटरनेशनल ट्रेवल पर आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस करने वहीं से आएगा। हमारे पास BF.7 नहीं है, वहीं से आ रहा है। एक आया ना इंडिया में, आया तो मिला है। ये 3 केसेस निकले, तीनों बाहर से आए हैं। तीनों बाहर से हैं। तो आप जहां से आया वहीं से तो प्रिवेंट करेंगे ना। तो इसलिए कॉमन सेंस की बात है, डॉक्टर सूर्यकांत कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है कि इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की वहां बहुत सर्वेलेंस करने की जरूरत है, वहां पर रोकने की जरूरत है, वहां पे अच्छी तरह टेस्टिंग करने की जरूरत है, और उनसे कहिए कि 2 हफ्ते बाद फिर टेस्ट कराएं और उसकी रिपोर्ट वो खुद सबमिट करें। यानी विदेश से आ रहे लोगों पर को प्रॉपर उनको ट्रैक करने की जरूरत है। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ आज इस परिचर्चा का हिस्सा हैं। वीरेंद्र जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी इस मसले पर अपने बयान जारी किए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, और आने वाले दिनों में सरकार ने किस स्तर की तैयारियां की हैं, और क्या हम एक समाज और सरकार के रूप में इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए, ये भारत सरकार में आज बैठक थी और उस पर डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं पाठक जी, वो गए थे। और अब कोरोना पर आज बात दोबारा हो रही है। साल भर करीब नहीं बीता होगा अभी। अब समस्या इस देश में इस बात की कि हम जब कोरोना से बचे तो फिर डेंगू ने लपेट लिया, अब डेंगू गया, फिर दोबारा कोरोना का डर आ गया। ये बड़ी विचित्रता सी पूरी दुनिया में एक बनी हुई है कि हम इन बीमारियों के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे हम एक क्लिक पर पूरी दुनिया को जोड़ लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जो हमको फ़ायदा मिला था, वो बीमारी भी एक क्लिक पे पूरी दुनिया में फैल जा रही है, ऐसा लगता है। उसका नुकसान भी पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। कोरोना जब आएगा तो हवाई अड्डे से आएगा, ये बात हर आदमी जानता है। और हवाई अड्डा पे रोको और वहाँ चाइना, जापान और तमाम कोरिया, ये सब देशों से ही आएगा और आना शुरू हुआ है। कभी उम्मीद नहीं थी कि अब हम लोग तो सब वैक्सीन लगवा के, बूस्टर डोज लगवा के चल रहे थे। पहले कोरोना ने मारा, फिर भरोना ने मारा, फिर डेंगू ने मारा, अब फिर आ गया कोरोना का नया वेरिएंट। ब्रजेश जी, आदमी तो मर ही रहा है, रोजगार साथ मर रहा है, ख्वाहिशें मर रही हैं, लोगों का उत्साह भी मर रहा है। हम नया साल नहीं मनाएंगे, होली दिवाली नहीं मनाए, वो तमाम सारे शादी ब्याह नहीं हुए, 2-2 लोग 4-4 लोग शादी ब्याह में गए। कितना बुरा दौर लोगों ने देखा, करोड़ों लाखों लोग दुनिया में चले गए। अब ये फिर एक समस्या आके खड़ी हुई, बड़ी बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे बच्चों के स्कूल फिर बंद हो जाएंगे, हमारे अस्पताल फिर भर जाएंगे,
हम कैसे संभलेंगे? भारत जैसे मजबूत देश में जहाँ लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, अब हार्ट अटैक होने लगा। रास्ता चलते लोग गिर पड़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव चले गए, कानपुर में बच्चा 11 साल 15 साल का खेलते खेलते हार्ट अटैक हो गया। क्या हो रहा है बीमारी का किसी कोई अंदाजा ही नहीं है। देखिए चाइना बड़ा दुनिया तानाशाही करता है, वहाँ पर इंटरनेट बैन है, वहाँ पर सूचनाएं बाहर नहीं आ पाती। आज चाइना में लाखों लोग मर रहे हैं। चाइना का वही हाल है जो अपने यहाँ दूसरी लहर में था कि ज़मीन पर बेड पर 3-3 4-4 लोग लेटा हुआ हैं। कोई एम्बुलेंस में लेटा है, कोई ठेला पर लेटा है, कोई तख्ता पर लेटा है, जगह नहीं बची है। ये हाल हो गया चाइना का। बड़े टेक्नोलॉजी में आगे रहते थे, बड़ी सारी चीज़ें। 7 दिन में 36 लाख केस, मामूली बात नहीं है। इतनी भयावह स्थिति हम लोग सोच नहीं सकते थे। कोल्ड स्टोर नहीं बचे, खाली नहीं, फुल है। लाश कहाँ रखी जाए? जलाने के लिए 6-6 दिन 7-7 दिन वेटिंग चल रही है। जैसे हमारे यहाँ लोग इंतज़ार करते हैं, पता नहीं कितना कभी नहीं हुआ, मरने के बाद भी फूंकने के लिए 6 दिन वेटिंग हो। पर ये विचित्रता दुनिया की भी देखनी अभी बाकी थी और देख ही रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश में जी, जहाँ हमारे पास एक टाइम पे ऑक्सीजन, लोगों के पास मुंह से फूंक फूंक के लोग एक दूसरे के मुंह में ऑक्सीजन डाल रहे थे। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के लोग मरे। अब बाद में कह दिया गया ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, और तमाम बातें आ जाती हैं। कहा जा रहा है कि ये जो चाइना का जो इस समय चल रही स्थिति, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मर सकते हैं। बहुत बड़ी मौतों का आंकड़ा है ये। पता नहीं क्या इसमें सच्चाई है। अब बात उत्तर प्रदेश की आती है। पाठक जी पिछले वाले कोरोना में चिट्ठी लिखते थे, अब तो वो खुद ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद ही सारे मेडिकल कॉलेज उनके पास है। अब की बार उनके पास भी ज़्यादा चुनौती है। अभी से तैयारी कर लें, जो ऑक्सीजन प्लांट लगे थे वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। PSC CSC पे हमारे बेड अवेलेबल है, हम लोग कर पाएंगे जांच और वहाँ इलाज दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और इंटरनेशनल बैन खास तौर से हवाई जहाज़ों की उड़ानों पे सबसे पहले लगाना चाहिए जी, क्योंकि ये परेशान सबसे ज़्यादा वही करेगा। और ये मोबाइल पे जो बजती थी घंटी कि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, ये वाला भी अब शुरू हो जाना चाहिए। सावधान, अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती थी एक बार, लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी इससे कि मास्क पहनिए और डिस्टेंस रखिए। अब फिर आ गया। हाँ, आदमी कितना भागे, घर में बैठेगा, खाना रोजगार के अभाव मर जाएगा, बाहर निकलेगा कोरोना का डर है। एक बड़ी विचित्र स्थिति हमारे आपके सामने फिर आ रही है। अब इसको फिर उसी हिम्मत से हम लोगों को सामना करना पड़ेगा और सतर्कता से। वैज्ञानिक और डॉक्टर तो अपना काम करेंगे। सूर्यकांत जी तो आइवरमेक्टिन के बादशाह हैं। डॉक्टर साहब बताएं आइवरमेक्टिन कब से खाना है, क्योंकि अभी जब मौसम बदला, सर्दी जुकाम बुखार से 80% लोग वैसे पीड़ित चल रहे हैं इस समय। और यहीं अगर कोरोना का टेस्ट शुरू हो गया तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी, बस ये ज़रूर है कि उनकी बात अच्छी है कि हमें 25 दिसंबर और नया साल का जश्न थोड़ा संभल के मनाना है, क्योंकि हमको ये बात याद रखनी है कि अभी हौसले इरादे थोड़ा कम कीजिए। अभी गमगीन है माहौल, थोड़ा गम कीजिए। और अभी आग भी ठंडी नहीं हुई है अपने चिरागों की, आँखों को अभी अपने थोड़ा नम कीजिए और माना कि खुशी आपकी दुनिया से है बड़ी, और कुछ वक्त मगर मार के मन को दफन कीजिए। ब्रजेश जी, जिन बच्चों के माँ बाप चले गए वो आज भी रोते हैं। कोरोना ने बहुत परिवारों को लील लिया जी, बर्बाद कर दिया, अनाथ कर दिया। सुनिएगा एक बच्चे का दर्द अपने माँ बाप के लिए क्या कहता है कि तेरी यादें रुलाती हैं जो मेरे घर के आंगन में ठहरी हैं, बड़ी तकलीफ देती हैं लगी जो चोट गहरी है। और के है एक बंद कमरों में, के है इन बंद कमरों में मुझे आराम, बस इतना कि मैं जितना चीखे और चिल्लाऊं दीवारें गूंगी और बहरी हैं।
बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, आपने सही वक्त पर लोगों को और सरकार को, समाज को, सबको जागरूक किया। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, वाशिंगटन पोस्ट में आज एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है। मैं उनमें से 3 लाइनें आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। उसमें ये लिखा गया है कि चीन का ये संकट किस तरह से दुनिया के संकट में तब्दील हो रहा है, और ये लिखा गया है वाशिंगटन पोस्ट में कि संभव है कि ये नया संकट पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे, जैसा कि वुहान में होने वाले आउटब्रेक ने 3 साल पहले पूरी दुनिया को ठप कर दिया था। चीन में जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ चीन तक सीमित रहे, क्योंकि चीन के जो मसले हैं वो फिर दुनिया भर में फैल जाते हैं। यह आशंका वाशिंगटन पोस्ट ने जताई है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे सवाल करने से पहले मैंने ये साझा किया क्योंकि ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, हमें इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। अवस्थी जी, ये बताइए कि चीन पर ट्रैवल बैन लगाने में क्या कठिनाई है और इस पर देरी क्यों की जा रही है? देखिए, यह भारत सरकार का इस पर निर्णय लेगी, और 2 दिन पहले ही अभी भारत सरकार के सचिव, जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है और पत्र जारी किया है। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी जो है कांग्रेस की यात्रा को कहा है कि आप भीड़ में मत चलिए, और सबको जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, उस पर तमाम राजनीति शुरू हो गई है। तो अब राजनीति करने के लिए तो ये पूरा मैदान खुला है। आज आपके डिबेट पर जो है डॉक्टर अजीज खान ने भी राजनीति शुरू कर दी, जबकि आज का विषय इतना गंभीर विषय था कि मुझे लगता था एक स्वस्थ परंपरा चलेगी। तो डॉक्टर अजीज खान, आपकी पॉलिटिकल हमले का मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि आपके नेता श्रीमान अखिलेश यादव तो भ्रम फैलाने में सबसे आगे थे। उनके खिलाफ तो मुकदमा भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया कि जो है भाजपा की वैक्सीन है कोई ना लगाए, और उससे कई लोग भ्रम में जो है आपके कई कार्यकर्ता मारे गए जिनको ये हुआ। दूसरी बात, सेल्फ आइसोलेशन में महीनों जो है अखिलेश यादव पब्लिक फील्ड से गायब हो गए थे, व्हाइट हाउस में एसी कमरे में रहते थे, जनता के बीच में नहीं थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो श्रमिक लौट रहे थे, जो जनता थी, उनको खाना पहुंचा रहे थे, उनको अनाज पहुंचा रहे थे। तो ये आपकी पॉलिटिकल बात का मैं जवाब देता हूं। दूसरी बात, मैं ब्रजेश जी, एक वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल पे, सीएससी लेवल पे क्या हुआ है। मैं कुछ आंकड़े और रखना चाहता हूँ, बहुत आवश्यक है, मुझे 2 मिनट सुन लीजिएगा। देखिए, इसमें WHO और राज्य जो नोडल अधिकारी हैं, इन सब ने 4 मॉक ड्रिल करी है और 4 फुल रिहर्सल किए जा चुके हैं कि इस तरह का अगर पैंडेमिक दोबारा से आता है तो हम कैसे इसका प्रबंध करेंगे। अभी सभी कोविड बेड की उपलब्धता, हर जनपद में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा युक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक जनपद में 4 ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में 10 पेडियाट्रिक बेड्स की, कोविड बेड की स्थापना की गई है। वेंटिलेटर टोटल 6818, ये निजी मेडिकल कॉलेज और राजकीय और सब शासित मेडिकल कॉलेज, सब में जो है इतनी व्यवस्था है हमारे पास। ऑक्सीजन प्लांट 564 ऑक्सीजन प्लांट जो में से 561 क्रियाशील हैं, एक्टिव है इस समय हमारे ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, जो पीएम केयर फंड से आए थे, 16,677 ऐसे हैं, और 16,650 CSR के माध्यम से हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स का कोई रिव्यू हुआ कि ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई परेशानी ना आए अगर स्थिति बेकाबू होती है तो? मेरे ख्याल से ब्रजेश जी, ये जो आंकड़े हैं ये अभी के आंकड़े हैं 21 तारीख के, जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, ये बिल्कुल अपडेट आंकड़े हैं, सरकार से प्राप्त है, जो मैं आपको दोहरा रहा हूं। बाल रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्सेज को प्रशिक्षण दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के समस्त प्रत्येक लेवल 2 चिकित्सालय में 2 चिकित्सक और 4 स्टाफ नर्सेज, और ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय में 1 चिकित्सक तथा 2 स्टाफ नर्सेज, इनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। यानी कि हम ब्लॉक स्तर तक हम अपनी तैयारी कर चुके हैं, जो हमको ये पीरियड मिला है। 300 मास्टर ट्रेनर और 800 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक और 1500 स्टाफ नर्सेज पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं प्रदेश के अंदर, जो कि मेडिकल फैसिलिटी। लग रहा है कल होने वाला प्रेजेंटेशन आलोक जी के हाथ आज ही लग गया है। डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ लगातार जो है, कल होने वाला प्रेजेंटेशन इनके हाथ आज ही लग गया। बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। मैं डॉक्टर अजीज खान को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अजीज, इन्होंने आंकड़ों का जिक्र किया। मैं आप सबसे कहता हूं कि अब ये मसले पर राजनीति के बजाय आप अपोजिशन में, आप ये सुझाव दीजिए कि सरकार कहां गलत कर रही है और किन मसलों पर सरकार को सुधार करे और लोगों को बचाने की ज़रूरत है। आप और सुझाव दीजिए। आपने पहले 2-3 बेहतरीन सुझाव दिए हैं, और क्या आपके पास सजेशंस हैं कि हम इस महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करें? देखिए ब्रजेश जी, ये आलोक भाई की मानसिकता है कि वो हमारे सुझाव को वो
वो क्रिटिसाइज समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम है आईना दिखाना। अभी 2-3 बातें आपने रखी कि साहब वाशिंगटन पोस्ट ने इस तरीके से रिपोर्ट छापी है। मैं तो कह रहा हूं वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, द गार्जियन है और टाइम्स मैगजीन, इन सारे लोगों ने, ये सारे जो विदेशी अखबार हैं, इन सभी लोगों ने आशंका जताई है और भयावह स्थिति की आशंका जताई है। एक बात, अच्छा क्या इसका हल है? अभी डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बहुत विस्तार से उस बात पर चर्चा किया कि साहब सावधानी ही हल है और जागरूकता ही हल है। तो सरकार इसको अपनाए, जागरूकता और सावधानी कहीं ना कहीं लोगों में पैदा करें। लेकिन ये तो साहब बड़े बड़े दावे और वायदे कर रही सरकार। यही दावे और वायदे इसने 21 में किया था, 20 में किया था, क्या हुआ रिजल्ट? तमाम मौतें हो गई। तो इसलिए दावे करने के बजाय सीएचसी पीएचसी को अपग्रेड करें और जमीनी हकीकत पे उतर के आवे, क्योंकि जमीन पर कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी खोखली बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। मैं चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो दावा करने के बजाय उसको जमीन पर उतारे। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। डॉक्टर एसएनएस यादव, जैसे हालात दुनिया के दूसरे मुल्कों में, विशेष तौर पर ब्राज़ील में भी आप देख लें, दक्षिण कोरिया में देख लें, जापान में देख लें, या फिर चीन तो खुद उदाहरण है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि बीजिंग की हालत एक भूतिया शहर की हो गई है। बिल्कुल सही है। जो वाशिंगटन पोस्ट है, इसको तो हम लोग कई दिन पहले से कह रहे हैं कि स्थिति भयंकर हो सकती है इंडिया की भी, और तैयारियां जो हैं रूट लेवल पर होने चाहिए। जैसे डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कहा, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कहा, सपा के भी प्रवक्ता ने कहा, तो रूट लेवल का मतलब है कि हम बिल्कुल गांव में जो हमारी आशाएं हैं, एएनएम हैं, हमारे सब सेंटर्स हैं, पीएससीज हैं, सीएससीज हैं, हर जगह होनी चाहिए। रही आपने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट की चेकिंग तो बराबर बीच बीच में होती रही है और ये मॉक ड्रिल भी होता रहा है, रिहर्सल भी होता रहा है, तो चिकित्सक प्रशिक्षित हैं, लेकिन इनकी संख्या। मुझे डॉक्टर साहब सरकार के कामकाज पर संदेह नहीं है। मेरा संदेह जानते क्या है, अफसर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हैंडल करती है ना इस तरह की क्राइसिस को, वो बड़ा कंसर्न है। इसलिए मैं ये डिबेट कर रहा हूँ ताकि वो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हैंडलिंग है ना, वो सम टाइम या कई बार बहुत मिस हैंडलिंग में तब्दील हुई। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल सही। मुझे डॉक्टरों की काबिलियत पर कभी कोई मतलब एक से एक श्रेष्ठ डॉक्टर है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी और जो टेक्नोक्रेसी, जिनको डॉक्टर कहा जाएगा, जो टेक्निकल आदमी है, इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए। जब इस सामंजस्य रहेगा तभी अच्छा काम होगा। अगर ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सुपरमेसी डंडा लेके चलाएगी तो ये नहीं चल पाएगा। अरे आप डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ने डॉक्टर सूर्यकांत को कहा था कि ये दवाई नहीं, ये चलनी चाहिए। नहीं तो इन्हीं को बताते, ये देखिए, ये तो इनको बताते थे कि ये दवाई क्यों चला रहे हो, ये वाली। देखिए ये तो गलत है। अब क्या तो मैं बताऊं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी से मुझे थोड़ा मतलब उनके हैंडलिंग के तरीके पर मुझे थोड़ा संदेह है। पूरे दुनिया में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, वो चलनी चाहिए। देखिए, मेडिसिन जी ओवर चेंजिंग सब्जेक्ट, जैसे आपने जर्नलिज्म को एक ओवर चेंजिंग बना दिया है, किस तरीके से टेक्निकल में आ करके एक नया जर्नलिज्म का रूप आपने ब्रिजेश दे दिया, जो आपने 23 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया, हमारे डॉक्टरों को। उसी तरीके से मेडिसिन भी बहुत तेज़ी में बदल रही है, तो हमको अपडेट रहने की ज़रूरत है। और जो नए नए ड्रग्स आ रहे हैं जो इफेक्टिव हों, उस पर चलने चाहिए। इसमें टेक्नोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी का मतलब नहीं है हमको। मैं ये भी कहता हूँ कि उनका रोल अलग है, उसको आगे करिए, जो एक्सपर्ट आगे करें, और जो उनका रोल है वो अपना रोल करें। ब्यूरोक्रेसी का काम है सपोर्ट करना, पीछे से प्रबंधन करना, जी, फ्रंट से इनको लीड करने दीजिए। और डॉक्टर डी के गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर डी के गुप्ता, क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि हमें हैंडलिंग के तरीके को इस बार बदलना पड़ेगा थोड़ा? हमने बड़े अच्छे काम भी किए, कुछ गलतियां भी हुई हमसे। तो हमें लगता है कि सरकार को और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने डिसीजन मेकर्स हैं, उनको सारे अपने पुराने एक्सपीरियंस को रिव्यू करना चाहिए था। कहाँ गलतियां हुई, चाहे वो पक्ष बताए, चाहे विपक्ष बताए, चाहे डॉक्टर्स बताएं, चाहे एक्सपर्ट बताएं, उन सबको लिस्ट करना चाहिए। उन गलतियों से सीख लेके हमें नई पॉलिसी करनी चाहिए, नई अपनी प्रोसेस बनानी चाहिए, जिससे वो गलतियां दोबारा ना हो। और दूसरा, एक बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी जनता है 70% रूरल एरिया में रहती है, 70% भारत जो है गाँव में बसता है। तो 70%, और जबकि उल्टा है, 70% जो हॉस्पिटल का इंफ्रा है, बेड है, डॉक्टर है, नर्स है, वो बड़े शहरों में टियर 1 और टियर 2 सिटीज में। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच है, पैराडॉक्स है। इसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए बड़ी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ा हथियार, मैं फिर बताऊंगा, सबसे बड़ा हथियार हमको वैक्सीनेशन है। उसकी बूस्टर डोजेस कम लगी हुई है, कहीं ना कहीं बूस्टर डोज को बढ़ावा देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो ये सर्ज आने वाली, जो लग रहा है आने वाली है, इसको फ्लैटन करने की जरूरत है, सो दैट थोड़ा स्लो हो जाए। हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, तैयारियां, वो और मजबूत हो जाए। और जो केसेस आएंगे वो स्लो आएंगे, तो हमारे पे सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल्स पे लोड नहीं पड़ेगा, तो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं।
तो उसके लिए जितने भी सेंटर्स हैं, जहां से भी जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, वहां पे जो क्वारंटाइन प्रोसेस है, जहाँ पे टेस्टिंग ट्रेसिंग प्रोसेस है, वहां पे वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वहां पे आजकल RT-PCR बहुत आसानी से हो जाता है, 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा VIP हो, किसी को उसके आगे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा पॉजिटिव आता है या सस्पेक्टेड भी है तो उसको हमें आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूसरे देश हैं जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे UK में बढ़ रहे हैं, US में बढ़ रहे हैं, जर्मनी में बढ़ रहे हैं, फ्रांस में बढ़ रहे हैं, बेल्जियम में बढ़ रहे हैं, डेनमार्क में बढ़ रहे हैं, वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे हमें अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए कि किस तरह से हम वहां से हमें ट्रेवल प्रोटोकॉल पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर सूर्यकांत, क्या ये चीन का संकट दुनिया का संकट बनने जा रहा है? दुनिया का संकट बन चुका है और चीन का संकट फिर दुनिया का संकट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ये भ्रम पाले रहे हैं कि भारत तो बच गया है, बच जाएगा, ये इस भ्रम को हटा दीजिए। भारत और चीन या दूसरी कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, हमने कोई ऐसा हवा में एक ऐसा हथियार नहीं बना रखा है। सबसे पहले हमें निगाह रखनी है हवाई अड्डे पर, सबसे पहले हमें हवाई अड्डे पर रखनी है। और पहला मैं बता दूं, सबसे पहले हवाई अड्डे से फैलेगा, फिर बस अड्डे से फैलेगा, ट्रेन के स्टेशन से फैलेगा। ये सबसे बड़े 3 हमारे स्रोत हैं जहां से ये वायरस की चेन फैलेगी। फिर हमें तीज त्योहार और नुमाइश मेले और इस तरह के आयोजन, जैसे मैंने कहा अभी 25 दिसंबर है, 1 जनवरी है, अब सर्दियों के समय हर जिले में एक नुमाइश चल रहा है, मेला चल रहा है, उन सब में और छोटे छोटे प्रोविजन हैं। आप मॉल में जा रहे हैं, बिना मास्क के एंट्री नहीं। आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, बिना मास्क के एंट्री नहीं। बस अड्डे पे जा रहे हैं, बिना मास्क के एंट्री नहीं। एयरपोर्ट पे तो खैर लागू है, चलो अभी भी चल रहा है प्रोटोकॉल, चलना चाहिए। तो ये जो हेलमेट चेक कर रहा है वो कृपया मास्क भी चेक कर ले। चालान भले ही ना करे, मैं इसका नहीं हूँ कि 5 रुपए के मास्क के पीछे उसका 500 रुपए का चालान काट दो आप, लेकिन अच्छा रहेगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले के भी जेब में कुछ मास्क हो कि ले भैया तेरा मैं 100 रुपए का या 50 रुपए का चालान काट देता हूँ, लेकिन चलो 5 मास्क दे देता हूँ। मतलब एक तरह से पैसे लिए और मास्क दे दिए जी। एक छोटा सा सुझाव है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने बात की, वीरेन जी ने कहा कि आइवरमेक्टिन एक वॉन्डर ड्रग है। पिछली बार भी आप समझ लो पूरे यूपी में बहुत लोगों की जान बचाई। आप सोचो यूपी पहला राज्य था, मैं एक्सपर्ट था जिसने ये आइवरमेक्टिन का प्रोटोकॉल बनाया है। एक शोध भी तो कोई लिखा था ना, हम लोगों ने व्हाइट पेपर, जी दुनिया का पहला व्हाइट पेपर हमारे भारतवर्ष में हम ही लोगों ने लिखा था, जो पब्लिश हुआ उसी के आधार पर ये जियो बना था उत्तर प्रदेश सरकार का। जिस्ट मैंने पढ़ा था थोड़ा, आपने लिखा था जी। उसी श्वेत पत्र के आधार पर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो बनाया था। 6 अगस्त 2020 को जारी हुआ था। 5 अगस्त 2020 को मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो जारी कर दिया था। मैं अवस्थी जी को सलाह दूंगा। अवस्थी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो बताया कि फंक्शनल है ऑक्सीजन सिलेंडर, मुझे सुन के थोड़ी शांति हुई, अच्छा लगा, मुझे रात में अच्छी नींद आएगी। लेकिन आलोक जी एक बात जान लीजिए, इस बार जो है ना, वो अपनी जो आप चेकलिस्ट बनाते हैं वो उसको रिवर्स क्रम में बनाइए। सबसे पहले PSC को चेक करिए, सबसे पहले उसके बाद CHC को करिए, उसके बाद जिला अस्पताल को, उसके बाद मेडिकल कॉलेज को। इसको थोड़ा सा क्रम उल्टा कर दीजिए। अब जो आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं और ये ऑक्सीजन के प्लांट उपलब्ध हैं, सक्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मशीन उतनी ही महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है द मैन बिहाइंड द मशीन। वो चेक कर लीजिएगा कि वेंटिलेटर तो है, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला प्रशिक्षित है कि नहीं। ट्रेंड स्टाफ की बात कर रहा हूँ। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ध्यान रखिए। और ख़ास तौर पे मैंने जैसा हम लोगों ने एक अपने नेटवर्किंग से, प्रधान नेटवर्किंग के माध्यम से, वो जो हमारे दवा का फार्मूला और वो सब भारत समाचार के माध्यम से प्रचारित हुआ था, वो प्रधान नेटवर्किंग को दोबारा सरकार करे। वो तो हमने NGOs के माध्यम से की थी, संगठनों के माध्यम से की थी, लेकिन सरकार उन NGO करे, आशा को, ANM को। आपके पास बहुत बड़ी फोर्स है। ये पेरिफेरल फोर्स है। हम सबको आपके एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो आपसे निवेदन है कि समय निकालते रहिएगा। बिल्कुल निकालेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर SNS यादव, आलोक अवस्थी जी और अजीज खान जी, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला और अपने अपने तथ्य और बातों को रखा। बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। सावधानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का ये नया वेरिएंट बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। डरना नहीं है, बचना है, सावधानी बरतनी है, जागरूकता को फैलाना है। सरकार और सोसाइटी को बहुत मैच्योर और बहुत ही सावधानीपूर्वक बिहेवियर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये डेल्टा वाले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक संक्रामक है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।